हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी एनर्जी से कर रहे होंगे। आइए क्लास 12 में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, तो समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर अनंत पर कोई दो आवेश हो Q1 Q2, ठीक है, और इसको आप जो है Q1 को उठा के A पर Q2 को उठा के अगर बिंदु B पर रख दिया जाए, यानी कि यहाँ पे Q1 आ गया और यहाँ पर Q2 आ गया, तो अनंत से Q1 को उठा के A पर लाया गया, अनंत से Q2 को उठाकर B पे लाया गया। तो इस तरह से एक निकाय का निर्माण हुआ। इस दौरान जितना किया गया कार्य वही क्या होता है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आवेश जो है धनात्मक भी होता है और आवेश ऋणात्मक भी होता है। तो अगर मान लीजिए कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हो तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनको अगर एक दूसरे से दूर ले जाया जाएगा, ठीक है, तो भी कार्य करना पड़ेगा। वह कार्य इसके द्वारा बने निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। यानी कि वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। मान लीजिए कि अगर सेम चार्जेज हो, प्लस प्लस हो, तो एक दूसरे के अगर आप करीब लाएंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। तो इस दौरान क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वह कार्य इसके द्वारा बने निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को अगर परिभाषित करना हो तो आवेशों को एक दूसरे से दूर ले जाने अथवा समीप लाने में किए गए कार्य को स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि अनंत से आवेश को लाकर एक निकाय निर्माण में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो दोनों तरीका से आप परिभाषित कर सकते हैं। अब आइए उसके आगे जो है आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि आवेशों का निकाय बनेगा कैसे। तो दो आवेश ले लीजिए, तीन आवेश ले लीजिए, चार आवेश ले लीजिए, n आवेश ले लीजिए और जो है एक जगह लाके रख दीजिए तो एक निकाय बन जाएगा, ठीक है। कुछ दूरी पर रख दीजिए, ठीक है। तो आइए पहले दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या मानेंगे कि माना Q1 Q2 दो आवेश हैं जो कहाँ है, अनंत पर स्थित हैं और उनको किसी दो बिंदु पर लाके के रखा जाता है जिनके बीच की दूरी कितनी है, r है, ठीक है। तो चलिए जो है यहाँ मान लेते हैं कि आपका इनफाइनाइट है और यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश हैं और इनको बिंदु A और B पर लाया जाता है क्रमशः, ठीक है। तो ये Q1 को बिंदु A पर लाया गया, बिंदु A पर ये Q1 आ गया और Q2 को कहाँ ला गया, बिंदु B पर लाया गया, यानी कि Q2 कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। इनके बीच की दूरी कितनी है भाई, तो इनके बीच की दूरी R1 है, R है, ठीक है। तो अब अगर इन आवेश को लाया जाएगा तो ये एक प्रकार का निकाय बनेगा। तो ये आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ा, अनंत से आवेश को लाने में जितना कार्य करना पड़ा, तो वह इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा किया गया कार्य, ठीक है। तो अब जो है ये एक निकाय बन गया। तो अब इसकी जो है क्या निकालनी है भाई, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, ठीक है। तो आप जो है स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करिएगा। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा कि स्टेप फर्स्ट में आप जो है सबसे पहले Q1 कहाँ आएगा, A पर आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद से कौन आएगा, Q2 आएगा B पर, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट में यही निकालेंगे कि Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। लिखेंगे Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, किया गया कार्य, ठीक है। अगर मान लीजिए कि W1 है, ठीक है, तो कार्य बराबर होता है विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। बताया क्या था, विभव V बराबर कार्य बटा आवेश होता है, आवेश, ठीक है। यानी कि W अपान क्या होता है, Q होता है, ठीक है। तो
W बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V इंटू क्यू होगा। तो इसका मतलब कि किया गया कार्य W1 क्या हो जाएगा, A पर विभव लिखेंगे, बिंदु A पर विभव, बिंदु A पर विभव गुणा बिंदु A पर विभव किसके कारण, बिंदु A पर विभव किसके कारण, Q1, सॉरी बिंदु A पर विभव गुणे आवेश ना, तो आवेश क्या, Q1, ठीक है। तो अब देखिए बिंदु A पर विभव कितना होगा, अब ये सोचने की बात है, बिंदु A पर विभव कितना होगा, अब ये जो है सोचने की बात है। तो विभव कब उत्पन्न होगा, जब उस बिंदु पर आवेश हो, कोई ना कोई आवेश हो, ठीक है, या उसके अगल बगल कहीं भी आवेश हो, ठीक है। जैसे ये बिंदु A यहां पर है, तो भाई ये Q1 अनंत पे है ना, तो Q1 के आने से पहले यहां पर कोई आवेश तो था नहीं, तो इसके अगल बगल भी कहीं आवेश नहीं था, ठीक है। तो जब यहां पर आवेश कोई था ही नहीं, या इसके अगल बगल कोई आवेश का अस्तित्व था ही नहीं, तो विभव A पर क्या होगा, शून्य। तो यानी कि A पर विभव क्या हो जाएगा, शून्य, और इंटू Q1 अब आ गया, ठीक है। तो कुल मिला के कितना कार्य निकल गया, 0, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब चलिए इसी प्रकार Q2 को बिंदु B पर लाते हैं, ठीक है। Q2 को किस पे लाएंगे, बिंदु B पे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, स्टेप सेकंड में देखिए यही लिखेंगे, Q2 को अनंत से बिंदु कहां पर लाया जा रहा है, बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू, बस यही फॉर्मूला लगेगा। तो अब कहां पर, बिंदु B पर विभव और गुणा क्या, कौन सा आवेश आ रहा है, Q2 आवेश आ रहा है। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो W2 इज इक्वल टू बिंदु B पर विभव होगा, क्यों, क्योंकि Q1 पहले यहां आ चुका है, तो या इससे R दूरी पर ये बिंदु है, तो इस पर विभव होगा। आप जानते हैं, आप लोग फार्मूला बताया गया था, V बराबर K और Q अपान क्या होता है, R होता है, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, Q1 और बीच की दूरी R है, तो इसका मतलब कि ये भी यहाँ पे विभव का मान हो जाएगा K Q1 अपान क्या हो जाएगा, R, ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, Q2। तो कुल मिला के W2 इज इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 अपान R, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 2। तो बड़े आसानी से हम लोग क्या कर दिए भाई, निकाल दिए कि दूसरे आवेश को अगर हम लोग बिंदु B पर लाएं तो किया गया कार्य कितना होगा। अब आइए निकालते हैं। अतः निकाय निर्माण में किया गया कार्य कितना हो जाएगा भाई, निकाय निर्माण में किया गया कार्य मान लेते हैं W है। तो देखिए पहले को लाया गया तो W1 कार्य, दूसरे को लाया गया आवेश को तो W2 कार्य निकल ही गया है, और इन दोनों को एक दूसरे से R दूरी पर रखा गया तो एक निकाय बन गया। तो निकाय निर्माण में कितना कार्य करना पड़ा, तो Q1 को लाने में जितना कार्य करना पड़ा, Q2 को लाने में जितना कार्य करना पड़ा, दोनों को कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस क्या हो जाएगा, W2। अब मान रख लीजिए, तो W1 का मान 0 आया था और W2 का मान K Q1 Q2 अपान R आया था, ठीक है। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा K और Q1 Q2 अपान R, ठीक है। तो ये तो निकल गया आपका किया गया कार्य, यानी कि निकाय निर्माण में किया गया कार्य। और निकाय निर्माण में जो किया गया कार्य होता है वही परिभाषा के अनुसार उस निकाय में इस वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। तो लिखेंगे क्योंकि यह कार्य निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित
संचित हो जाती है, अतः निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या W। तो अब जो है U बराबर, अब बस यही सेम हो जाएगा K Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा R। तो ये जो है ये निकल के आ गया दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब आइए दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाला गया। अब जो है तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाला जाएगा। तीन आवेश ले लिए जाए तो कैसे बनेगा, तो सेम वही प्रोसेस कि अनंत पर कहीं पर Q1 Q2 और Q3 तीन आवेश रखे हुए हैं और इनको क्रमशः बिंदु A B और C पर लाया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो है ये Q1 को उठा करके A पर लाया गया। ठीक है, तो जब Q1 को उठा के A पर लाया गया तो किया गया कार्य निकाला जाएगा। ठीक है, तो यानी कि Q1 को A पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो अब यहां पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में Q1 को बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य बिल्कुल आसान है। W1 मान लेते हैं, तो वही आपका जो है A पर विभव गुणे क्या हो जाएगा आवेश कौन सा ला रहे हैं आप, Q1 ला रहे हैं। तो अब A पर विभव क्या होगा, कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, A पर विभव शून्य होगा। क्यों, क्योंकि Q1 के आने से पहले यहां पर कोई आवेश था ही नहीं, इसके अगल बगल कोई आवेश नहीं था, ये सब अनंत पे है आवेश। अभी Q1 Q2 Q3 कहां अनंत पे है, यहां पर कोई आवेश अगल बगल भी नहीं है, A पर भी नहीं है, तो विभव होगा कहां से, बिना आवेश का विभव हो नहीं सकता। तो यानी कि अब Q1 अगर आया तो इस पर विभव क्या था, शून्य था, और गुणा क्या Q1, तो ये हो जाएगा W1 = 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, वही स्टेप सेकंड में अब Q2 को लाएंगे। Q2 को मान लेते हैं कहां ला रहे हैं भाई, B पर ला रहे हैं। ठीक है, तो अब लिखेंगे Q2 को B पर लाने में किया गया कार्य, तो मान लेते हैं क्या है W2, तो ये क्या हो जाएगा B पर विभव गुणा क्या हो जाएगा Q2। अब यहां पर समझने वाली बात है कि B पर विभव किसके कारण होगा, तो अब यहां पर Q1 आ चुका है और आप अब ला रहे हैं कहां पर, ये Q2 को यहां पे ला रहे हैं, तो Q1 के कारण इस पर विभव होगा ना, तो Q1 के कारण विभव कितना होगा, तो यहां पे लिखेंगे Q1 के कारण विभव, इसका मतलब यही हुआ, B पर विभव का मतलब Q1 के कारण विभव गुणे क्या हो जाएगा Q2, तो W2 = हो जाएगा K, और वही फार्मूला फिर से Q1 अपान क्या हो जाएगा, हाँ इनके बीच की दूरी अगर देखी जाए तो इनके बीच की दूरी मान लेते हैं AB के बीच की दूरी R1, Q1 Q2 है तो R12 नोटेशन बना लिया। ठीक है, इनके बीच की दूरी की जरूरत पड़ेगी आपको, इनके बीच की दूरी जो है देखिए Q1 और यहां पर कौन सा आवेश आएगा, Q3 आएगा, तो 13, तो R13 बना लेंगे आप नोटेशन, और इनके बीच की जो दूरी होगी Q2 Q3 है तो क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, R23 हम नोटेशन बना रहे हैं, आप R1 R2 R3 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब जो है तो यहां पर ये जो है V बराबर, फिर से मैं रिपीट कर दूं K और Q अपान क्या होता है R होता है, तो यहाँ पर Q1 आ रहा है तो Q1 हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी कितनी है R12, तो ये हो जाएगा R12। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा Q2, तो अगर इसको सिस्टमेटिक लिखते हैं तो Q2 = K और Q2 अपान R12। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब दूसरे को लाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो इतना कार्य करना पड़ा। ठीक है, अब उसके बाद से अब Q3 को लाया जाए भाई, तो Q3 कहां पर आ रहा है,
तो Q3C पर आ रहा है, यहां पर उठा के लाइए। ठीक है, तो अब इसी प्रकार स्टेप थर्ड में लिखेंगे। स्टेप थर्ड में Q3 को C पर लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा अगर W3 मान लिया जाए तो देखिए अब Q3 जब आया तो उसके पहले Q1 और Q2 दो आवेश मौजूद थे इसके चारों तरफ। ठीक है, तो इसके कारण भी विभव यहां पर होगा और इसके कारण भी विभव यहां पर होगा। ठीक है, तो अब दोनों के कारण विभव निकालेंगे, तो इसका मतलब C पर अगर निकालेंगे तो लिखेंगे Q1 के कारण विभव प्लस Q2 के कारण विभव। ठीक है, और इसको बड़े ब्रैकेट में कर लेते हैं। ठीक है, इनटू कौन सा आवेश आप ला रहे हैं, तो Q3 ला रहे हैं, तो क्या करेंगे Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये W3 निकल के आएगा। अब देखिए Q1 के कारण विभव कितना होगा, तो Q1 के कारण यहां पर विभव, तो देखिए यानी कि Q1 के कारण अगर आप विभव निकालेंगे Q3 पर, ठीक है, तो क्या आएगा कि Q1 अपान R13, ठीक है, प्लस के, और इसके कारण जब आप निकालेंगे Q2 के कारण तो क्या आएगा Q2 अपान R, और इनके बीच की दूरी देखिए कितना है 2-3 है, R23 लिख दिया। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट क्लोज इनटू Q3। ठीक है, इसको और से थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, Q3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो ये हो जाएगा Q3 अपान R13 प्लस के, और Q3 अपान R23। ठीक है, तो ये जो है आपका ये निकल के आ गया, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो अब देखिए तीनों जो है आवेश को ABC पर लाने में किया गया कार्य निकल गया। तो अब जो है अब क्या निकालेंगे, तो अब इसके आगे निकालेंगे कि निकाय निर्माण में कुल कार्य। तो लिखेंगे, अभी देखिए पूरा एक निकाय निर्माण हो गया आपका, तो लिखेंगे अतः निकाय निर्माण में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य को अगर हम लोग W मान लें तो क्या हो जाएगा भाई W1 प्लस W2 प्लस W3। तो यानी कि W इज इक्वल टू, पहला तो 0 आया था, और दूसरा समीकरण 2 से लिखेंगे आप के Q1 Q2 अपान R12 प्लस, अब ये उठा के लिख दीजिए के Q1 Q3 अपान R13 प्लस के Q2 Q3 अपान R23। ठीक है, ये हो गया आपका। ये अब W इज इक्वल टू 0 को हटा दीजिए, तो 0 को हटाएंगे तो क्या आएगा कि Q1 Q2 अपान R12 प्लस के Q1 Q3 अपान R13 प्लस के Q2 Q3 अपान R23। तो ये जो है आपका निकल के आ गया कि ये तीन आवेश का निकाय अगर हो तो किया गया कार्य कितना होगा। अब जो है अब लिखेंगे यही कार्य इस निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कार्य किसके बराबर होगा, इस निकाय निर्माण की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सिंस निकाय की स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा, W किए गए कार्य के बराबर, तो U बराबर, अब टोटल लिख लीजिए यहां पे लाके Q1 Q2 अपान R12 प्लस के Q1 Q3 अपान R13 प्लस के Q2 Q3 अपान R23। तो ये आपका तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकल के आ गई। अब आइए दो आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाला गया, तीन आवेश के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाला गया, ऐसे ही चार आवेश की निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाली जा सकती है, ऐसे ही n आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाली जा सकती है। तो देखिए n आवेश अगर ले लें, n आवेशों का निकाय बनाए,
तो हम कैसे स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे? तो बहुत ही आसान है। दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकाली गई थी, U बराबर के Q1 Q2 अपान R आया था, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। तो लिखा जा सकता है इसको R12। भाई ये आवेश जो था A और B के बीच की दूरी R मानी गई थी, तो यहाँ पे आवेश Q1 था और यहाँ पर आवेश क्या था? Q2 था। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी को हम R12 भी मान सकते हैं, क्योंकि ये Q1 Q2 है तो हम R12 मान सकते हैं, तो इसलिए हमने R12 लिख दिया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। अब जो है तीन आवेशों के कारण जो निकाला गया था, तो इस तरह से निकाला गया था। यहाँ पर A था, B और यहाँ पे C था। यहाँ पे Q1 था, Q2 था और यहाँ पे क्या था? Q3 था। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी मानी गई थी R12, इसके बीच की दूरी मानी गई थी R23 और इसके बीच की दूरी मानी गई थी R13। ठीक है, तो अब देखिए अगर जो है तो यहां पर जो स्थितिज ऊर्जा निकल के आई कि Q1 Q2 अपान R12, यानी कि इसके बीच की दूरी के हिसाब से देखिए Q1 Q2 अपान R12। ठीक है, दूसरा इसके बीच देखिए के Q1 Q3 अपान R13। ठीक है, इसके बीच देखिए के Q2 Q3 अपान R23। ठीक है, तो अब जो है एक चीज यहां से आप लोगों को सीखना है, यहां पर आवेश कितना है? Q1 Q2 और Q3। तो आवेशों का अगर युग्म बनाए, आवेशों का युग्म, इसको ध्यान से समझेंगे आप लोग। आवेशों का युग्म बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। अभी आवेशों का युग्म कैसे बनेगा? युग्म का मतलब दो का जोड़ा। तो पहले हम Q1 Q2 को ले लें, तो यानी कि Q1 और क्या बनेगा? Q2, एक पेयर हो गया। और फिर Q1 के साथ Q3 को ले सकते हैं, तो Q1 और क्या बनेगा? Q3। ठीक है, और तीसरा पेयर बनेगा भाई, एक बार Q1 Q2 को लिया और फिर एक बार Q1 Q3 को लिया। ठीक है, फिर एक बार जो है Q2 और Q3 को ही हम ले सकते हैं, तो क्या बनेगा? Q2 और Q3। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा, यानी कि तीन पेयर बन रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर ये जो है देख सकते हैं, इस पेयर के हिसाब से ही है, यानी कि इस पेयर के लिए ये लिखा गया है। ठीक है, देखिए Q1 Q2 अपान R12 और इस पेयर के लिए ये लिखा गया है। ठीक है, Q1 Q3 अपान R13 और इस पेयर के लिए ये लिखा गया है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि चार के लिए लिखना हो आप लोगों को ऐसे ही, चार आवेशों के कारण, चार आवेशों के निकाय के कारण निकाय की स्थितिज ऊर्जा निकालनी हो तो बिल्कुल आसान है। आप चार आवेश लेंगे ना, Q1 Q2 Q3 और Q4, तो आवेशों का युग्म बनाएंगे। आवेशों का युग्म बना के देखिए कैसे बनेगा। एक बार Q1 Q2 को लेंगे तो Q1 और Q2, एक बार Q1 के साथ Q3 को लीजिए तो Q1 और क्या आएगा? Q3। ठीक है, और एक बार Q1 के साथ Q4 को लीजिए तो Q1 और क्या आएगा? Q4 आएगा। ठीक है, अब देखिए Q2 को उठाइए तो Q2 और Q3 को एक बार लीजिए अब, तो यहां पर आ जाएगा Q2 और Q3। ठीक है, अब एक बार Q2 को Q4 के साथ लीजिए। ठीक है, तो Q2 और Q4। ठीक है, अब फिर Q3 और Q4 को ले लीजिए, लास्ट में यही बचेगा Q3 और Q4। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा। 1 2 3 4 5 6 पेयर बनेंगे इनके। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से अगर लिखा जाए U की वैल्यू, तो ध्यान दीजिएगा, और ये ट्रिक है लिखने का कि, और पहले के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? Q1 Q2 अपान R12 लिखेंगे। ठीक है, 12 प्लस दूसरे के लिए लिखेंगे तो 13 है, तो Q1 और Q3 अपान क्या लिखेंगे? R13। आप लोग भी बोलते रहिए। ठीक है, Q1 Q4 के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? K और Q1 Q4 अपान R14 प्लस इसके लिए लिखेंगे तो K और Q2 Q3 अपान R23 प्लस इसके लिए लिखिए तो Q2 Q4 अपान R24 प्लस K, और इसके लिए लिखिए सबसे लास्ट वाले के लिए Q3 और Q4 अपान R34। ठीक है, तो अब इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहां से ये चार आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ये निकल के आ गई। ठीक है, तो अब n आवेशों का अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे अतः n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा
स्थितिज ऊर्जा U बराबर, अब देखिए U बराबर, सबसे बड़ी बात है कि जो है ये सब प्लस है, तो प्लस के लिए हम क्या लगा देंगे, समेशन लगा देंगे, ठीक है, सिग्मा, ठीक है। अब देखिए कैसे बढ़ रहा है ये, अब मान लीजिए कि 4 आवेशों के लिए लिखा गया, 5 आवेश के लिए लिखना होता तो आगे जोड़ देते, तो ऐसे n आवेश के लिए लिखेंगे तो लास्ट में n के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो कहां से बढ़ रहा है, देखिए Q1, ठीक है, Q1 Q2, ये देखिए 2 3 4, ठीक है, इस तरह से बढ़ रहा है। आगे आएगा तो क्या आएगा, 5 6 7, इस तरह से आएगा, और नीचे भी क्या आ रहा है, 1 1 1 2 2 2, ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां से लिखना होगा शॉर्टकट में, तो लिखेंगे K, और देखिए QJ अपान RIJ। अब यहां से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, IJ के युग्म के लिए, ठीक है। ये IJ का जो मान होगा, तो देखिए I का मान हम स्टार्ट करेंगे 1 से 1 2 3 4, और J का मान स्टार्ट करेंगे किससे, 2 से 2 3 4 5, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है n आवेशों का क्या आ जाएगा भाई, स्थितिज ऊर्जा निकल के आ जाएगी। अब देखिए यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं और आगे बढ़ा के थोड़ा सा समझा देता हूं। 4 5 6 7 ऐसे बढ़ेगा, और ये 4 5 6 7 ऐसे बढ़ेगा। तो अगर पहली वैल्यू लिखनी होगी तो I की वैल्यू 1 रखेंगे, तो J की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो पहली वैल्यू क्या मिलेगी आपकी, देख लीजिए, K, और I की जगह पे 1 रख दिया तो Q1, और J की जगह पर 2 रख दिया तो Q2 अपान R12 मिलेगा। तो देखिए पहला वाला मिल गया आपका, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पेयर रखिए इसका, सभी युग्म के लिए का मतलब दूसरा पेयर, तो 1 के साथ 2 को रखेंगे तो प्लस करेंगे भाई, सिग्मा का मतलब प्लस होता है, तो K और Q1 और क्या Q3 अपान R13, तो देखिए दूसरा मिल गया, ठीक है। तीसरा लिखना होगा आपको, तो अब देखिए 1 के साथ क्या लिखेंगे, तीसरे को लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके जब लिखते जाएंगे तो ये पूरा आपका क्या होगा, मिलता जाएगा, और कहां तक जाएगा, तो ये n तक जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू होगी आपकी वो n तक होगी, यानी कि ये कहां तक होगी, n तक होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकाल सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पूरा वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। पूरी एनर्जी से पढ़ाई करिए, मेरे साथ लगे रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, तभी जाके एक एक स्टेप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं 100% आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूं। इसी के साथ जो है ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।